नमस्कार दोस्तों, चेतक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन से हमें बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि चैप्टर कैसा है, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं और इसका बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि अगर हम डीप स्टडी इसमें नहीं करते हैं तो हमें आएगी प्रॉब्लम। फिर रट्टाफिकेशन इसमें हमें नहीं लाना है, हमें समझते हुए स्टोरी के माध्यम से जाना है। चलिए, इंट्रोडक्शन। आप सभी ने 9th में पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था? सर, एक राजा था, उसने टैक्स बढ़ाया, लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन कर दिया। नहीं सर, सिर्फ इतना नहीं था फ्रेंच रेवोल्यूशन। पूरा बैकग्राउंड में जाइए और तब पता लगेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था। अरे, आज़ादी की लड़ाई बहुत लंबी होती है, 2 लाइन में थोड़ी ख़त्म होती है। तो आज़ादी की लड़ाई कहाँ से चालू हुई उनकी, पहले स्टार्ट करते हैं। 1750 1750 1750 एक देश था जिसका नाम था फ्रांस। फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस में हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन। किस बात के लिए? एक नया राजा आया था जिसका नाम था लुईस 16। लुईस 16 कौन था सर? लुईस 16 बॉर्बन फैमिली से था। और बॉर्बन फैमिली क्या थी? मोनार्की सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत थी फ्रांस की। तो राजा जो है लुईस 15 के बाद लुईस 16 आया, और आने के बाद में उसने जब देखा, कहा मैं तो भाई राजा बन गया आज से। और जैसे ही भाई साहब राजा बने, उसके बाद में एक ही ध्यान आता है, राजा बनूंगा, सिंहासन बहुत सारा, सोना चांदी पूरा का पूरा भर भर के आएगा। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? 1750 में केम अ न्यू किंग लुईस 16। लुईस 16 राजा बना, लेकिन क्या हुआ? फाउंड एम्प्टी ट्रेजर। ट्रेजर मतलब होता है खजाना। तो भाई साहब राजा तो बने, लेकिन खाली हाथ के राजा। तिजोरी में कुछ बचा ही नहीं है। क्यों नहीं बचा? कहाँ गया पैसा? पैसा गया कहाँ? आपने 9th में पढ़ा होगा। उनके जो फादर थे वो क्या करते थे? बहुत मिलनसार व्यक्ति थे। वो अपने दोस्तों को कहते थे कि भाई तेरी सपोर्ट में कौन आएगा? तेरा भाई आएगा तेरे सपोर्ट में। और सपोर्ट कर करके उन्होंने क्या किया? अपना ट्रेजर पूरा एम्प्टी कर दिया, खजाना कर दिया खाली। किसी की लड़ाई होती, पहले वो जाते थे फ्रांस का राजा आपकी मदद करेगा, मदद करने के चक्कर में अपने देश को ही डुबा दिया। अब कहते हैं, देखते हैं, फाउंड एम्प्टी ट्रेजर। खजाना तो खाली था, लेकिन टैक्स रेट वाज हाई। टैक्स रेट हाई क्यों था? अब खजाना खाली था, लेकिन उनके पापा ने जमींदारों से लोन लिया था। क्या लिया था? लोन लिया था। किस बात के लिए लोन लिया था? लोन ले लेके जो है अपनी जितनी भी डायनेस्टी थी सब सेव करके रखते थे। लेकिन अब लोन लिया है तो भाई चुकाना तो पड़ेगा। ये डायलॉग है ना, सुना होगा, EMI लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा। और ये इन्होंने भी EMI चुकाना था। क्यों? क्योंकि टैक्स रेट जो है हाई था। लोन कहाँ से लिया गया होगा? सोच के देखो, किससे लिया गया होगा लोन? उस जमाने में कौन से होंगे? पंजाब नेशनल बैंक। कमेंट करके बताइए किसने, कहाँ से इन्होंने लोन लिया हो। तो यहाँ पर लिखा है लोन्स वाज टेकन फ्रॉम जमींदार्स। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, राजा भले राजा हो, लेकिन राजा से भी पैसे वाले लोग रहते हैं उसकी डायनेस्टी में, और उन्हीं को कहते थे जमींदार या लैंडलॉर्ड। तो वैसे ही फ्रांस में भी क्या होते थे? लैंडलॉर्ड जमींदार होते थे। राजा कहता था भैया हमको ज़रूरत है, तो जमींदार कहते थे कोई बात नहीं, हमारे पास है पैसा, हमसे लेके जाओ। और जैसे ही वो पैसा लेके जाता था तो राजा कहता था भाई हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जमींदार कहते थे क्यों नहीं भाई, जैसा एक ही लॉ होगा सबके लिए, सारे के सारे लोग बराबर हैं, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो। अब उसने सोचा क्या कि भाई अब लोन तो ले लिया है, चुकाना पड़ेगा, और सोर्स ऑफ इनकम जो है होती है किंग की, वो कहाँ से होती है? एक गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है? टैक्स। उसी तरह से एक राजा की सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है? टैक्स। तो उसने क्या कर दिया? टैक्स को इंक्रीज कर दिया। क्या करा? टैक्स को, कर को बढ़ा दिया कि भाई टैक्स बढ़ाओ और देश बचाओ।
देश क्या बचाओ, अपनी जेबें भरो टैक्स से, यही होता है। लेकिन परेशानी क्या थी, आपने पढ़ा था कि जो फ्रांस था वो 3 पार्ट में डिवाइड था, नोबिलिटी, क्लर्जी और कॉमनर्स। तो टैक्स विल बी पेड ओनली बाय व्हाट, कॉमनर्स, दैट इज पीजेंट्स। टैक्स कौन देता था, सिर्फ और सिर्फ किसान लोग। तो एक ही जो क्लास थी, सारा का सारा बर्डन उसी पे डाल दिया। तो अब मरता कौन है भाई, गरीब मरता है। और यहाँ भी क्या हुआ, मरा कौन, गरीब ही मरा, और कौन मरेगा। अब ये बात तो चलती रही। तो लोग जो है वो सोच रहे थे, राजा आया भाई बहुत खुशी हुई, 2 दिन तो ढोल पीट लिए, चलो कोई नहीं राजा आ गया। लेकिन राजा आया तो उसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया टैक्स। अब लोग जो है परेशान हो गए राजा से। तब उन्होंने किया क्या किया होगा भाई, टैक्स बढ़ा दिया राजा ने। आसानी से मान जाएंगे, हाँ जी मान जाएंगे। जब तक एजुकेशन नहीं होती तब तक इंसान मान जाता है चीज़ों को। लेकिन व्हेन अ पर्सन इज एजुकेटेड या अ पर्सन बिकम एजुकेटेड देन ही रिवॉल्ट। और यही हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर रिवॉल्ट कौन करेगा, एडुकेटेड मिडिल क्लास। देखो मैंने हाईलाइट किया है, हाईलाइट इसलिए किया है, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे कोई भी देश हो, कभी किसान किसी देश का आंदोलन करने नहीं जाएगा कि नहीं भाई हमको आज़ादी चाहिए। क्यों, क्योंकि उसको अब आज़ादी से मतलब नहीं है उतना, उसको मतलब है मेरा टैक्स इंक्रीज होना चाहिए या घटना चाहिए, मेरे को ज़्यादा रेवेन्यू ना देना पड़े, इन सब बातों से। तो लेकिन रिवॉल्ट कौन करेगा, एजुकेटेड मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय लोग, शिक्षित, जो शिक्षित हो जाएंगे। अशिक्षित लोग किसी भी रिवॉल्ट में हिस्सा नहीं लेते। और यही बात यहाँ पर हुई, राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया अशिक्षित मध्यम वर्गीय लोगों ने। अब विद्रोह करा, ये शिक्षित लोग थे कौन, ये वही लोग थे, जैसे किसान का बेटा है बेचारा, पढ़ लिख लिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया या औद्योगिकरण आया, और पढ़ने के बाद में किसान के बेटे ने पढ़ के क्या बन गया, एडुकेटेड मिडिल क्लास। इसमें कौन आते, कौन है जो मिडिल क्लास होते हैं, आपके टीचर, डॉक्टर, जितने भी बिजनेसमैन आते हैं, सारे के सारे इसमें आते हैं। अच्छा बिजनेसमैन तो जमींदार भी हुआ ना सर, एडुकेटेड मिडिल क्लास में जमींदार नहीं आएगा, यहाँ बिजनेसमैन आएगा, डेट इज़ मर्चेंट, व्यापारी वर्ग, और व्यापारी वर्ग भी मिडिल क्लास में आएगा। अच्छा तो इन्होंने किया क्या होगा, देखो 2 तरीके होते हैं आज़ादी के। पहला तरीका होता है वायलेंस करके, हिंसा करके, और दूसरा होता है नॉन वायलेंस से, गांधी जी स्टाइल। गांधी जी स्टाइल मतलब अहिंसा परमो धर्मा वाला। और यहाँ पर इन्होंने दोनों के दोनों करे। हमारे देश की तरह ना एक अहिंसा पे ही गए और ना हिंसा पे ही गए। और किन्होंने किया, एडुकेटेड मिडिल क्लास ने। आपने पिछले साल पढ़ा होगा ये बात, याद करो क्या हुआ था, 600 लोगों वाली कहानी, कि पहले ग्रुप से कितने आए थे, 300, दूसरे से कितने आए थे, 300, तीसरे से आए थे 600। अब 600 लोग आए थे तो उन्होंने क्या किया, भाई साहब कुर्सियाँ रखी, आइए सर बैठो। लेकिन बैठो तो कितने लोगों को बिठाया, 300 को एक लाइन में, 300 को एक लाइन में। 600 लोग जो कॉमनर्स थे उनको कहा पीछे खड़े हो जाओ, तो उनको लगी भाई यहाँ फील हुआ, आप किस बात से यहाँ फील हुआ। और फील होते ही उन्होंने क्या किया, एक टेनिस ग्राउंड में जाके इकट्ठा हो गए, और वहाँ पर इकट्ठा होकर क्या बोला, आज से नेशनल असेंबली हम अपने आप को बनाएंगे, और ये जो राजा है ना इसको उखाड़ फेंकेंगे। याद रखना, शब्द लिख के आना है, उखाड़ फेंकेंगे, दैट इज ओवरथ्रोन। किंग वॉज ओवरथ्रोन बाय द रेवोल्ट्स। अब यहाँ पर बात करते हैं इनकी डिमांड क्या होगी, ये आपको समझ में आ गया। याद करो क्या हुआ था। उसके बाद में अब इनकी डिमांड क्या होगी, इनकी डिमांड बस सिंपल सी होती है। ये लोग सोचते हैं हमारी डिमांड सबसे ज़्यादा घर में या कहीं पर भी क्या होती है, इक्वालिटी की। और उस समय बहुत ज़्यादा थिंकिंग बनी थी इक्वालिटी की। रूसो, वोल्टायर, ये सब क्या थे, ये सब जो है हमारे फिलोसफर थे, और इन्होंने किताबों में लिखा था कि भाई किसी भी देश में रहो, राजा महाराजा वाली प्रथा खत्म हो चुकी है, वो ट्रेडिशन गया, अब चाहिए आपको इक्वालिटी, और आपको एक चाहिए अपना नेशन। नेशन कैसा होना चाहिए, जिसमें अपना कस्टम हो, अपने बिलीफ हो, अपना ट्रेडिशन हो, और अपनी लैंग्वेज हो। याद करो, अगर भारत माता की जय बोलते हो तो क्या होता है,
फील होता है ना, दैट इज़ नेशनल फीलिंग। और हर देश को यही फीलिंग चाहिए थी। और ये फीलिंग कैसे आएगी? जब अपनी लैंग्वेज होगी, अपना कल्चर होगा, अपना ट्रेडिशन होगा और साथ ही साथ अपना एंथम होगा। और इसी को कहते हैं नेशनलिज्म। नेशनलिज्म कुछ नहीं है, राष्ट्रवाद का उदय क्या है? राष्ट्रवाद यही है कि अपने देश के प्रति इंसान को प्रेम होना। अब बात करते हैं, देन रिवॉल्ट हैपेंड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास। किस लिए हुआ रिवॉल्ट? फॉर एबॉलिशमेंट ऑफ टैक्स। किस लिए? टैक्स को एबॉलिश करना। शब्द याद रखना है, इसलिए मैंने सर्कल करा है इसको। शब्द क्यों याद करना है? इसी शब्द को लिख के नंबर मिलेंगे। आप लिख दो रिमूवल ऑफ टैक्स, नंबर मिलेंगे नहीं सर, हाफ नंबर काट लेगा, उसका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके 80 में से 79 हो जाएंगे। लेकिन आपको शब्द क्या लिखना है? एबॉलिशमेंट ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स को हटा दो। अच्छा, हटा देंगे तो कमाएंगे कहाँ से? हटा देंगे तो कोई और स्कीम है क्या? एक का डबल कर देना पैसा, नई स्कीम है ना। तो एबॉलिशमेंट ऑफ टैक्स का मतलब कहीं कहीं ये भी है कि टैक्स को कम कर देना। क्या करना? कम करना। दूसरी बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी क्या होता है? हमारे संविधान में भी लिखा है राइट टू इक्वालिटी। ये है भाई, बेटी बेटा बराबर, उसके बाद में अपर क्लास लोअर क्लास दोनों बराबर, अपर कास्ट लोअर कास्ट दोनों बराबर। ये क्या है? राइट टू इक्वालिटी। क्या होता है? पहले होता था जो है सेंट होते थे या प्रिस्ट होते थे चर्च के, वो अपने आप को क्या मानते थे? सुपीरियर मानते थे कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। और जो छोटा होता था या लोअर कास्ट का या क्लास का होता था, उसको कहते थे ये इन्फीरियर है, ये बंदा क्या है? नीचे जात का या नीची क्लास का, निचले वर्ग से आता है, तो इसको ज़्यादा जो है राइट या अधिकार देने की ज़रूरत नहीं है। पहले नाम नहीं होते थे, राजाधिराज, ये वो उपाधियाँ लगती थी, ये श्री 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 1008, या सेंट में भी अलग से लगती थी। तो यही था राइट टू इक्वालिटी का मतलब। ये सब चीज़ ख़त्म। एक देश का निवासी एक ही देश का निवासी है, जितने अधिकार तुमको उतने ही मुझको। ये है राइट टू इक्वालिटी। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था एबॉलिशमेंट ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स को भाई या तो हटा दो या तो कम कर दो। हमारी बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है कि टैक्स पे करें, क्योंकि टैक्स कौन पे करता था भाई? पीजेंट करते थे। अब किसान कहते थे भाई टैक्स तो हमको ही देना है, तो पहले वाले को भी फर्क नहीं पड़ता, ना क्लर्जी वालों को फर्क पड़ता, कॉमनर को फर्क पड़ता, टैक्स हम देंगे। तो आज़ादी किसे चाहिए? हमको चाहिए। उनको तो मिल ही रहा है भाई, बैठे बैठे खाना, बैठे बैठे। और एक शब्द याद रखना है, दैट इज़ प्रिविलेज बाय बर्थ। प्रिविलेज बाय बर्थ का मतलब क्या होता है? जन्म सिद्ध अधिकार। मैं इस खानदान में हुआ तो मेरे दादा परदादा यहाँ के राजा थे, तो मैं भी राजा हूँ कहलाऊँगा। दैट इज़ प्रिविलेज बाय बर्थ। आपको पता है ना 3 तरह की गवर्नमेंट होती है। एक होती है मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है? राजशाही, राजतंत्र, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, दैट इज राजतंत्र या मोनार्की। दूसरा होता है आपका डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता है? आर्मी का एक हेड होगा, जनरल होगा, वो क्या करेगा? कहेगा भाई पूरे देश में कोई ढंग से काम नहीं कर रहा है। अब सारी सत्ता की चाबी, द की ऑफ गवर्नेंस किसके हाथ में आ जाएगी? मेरे हाथ में। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में क्या होती है? मिलिट्री। क्या मतलब? आगे पढ़ेंगे। कौन बना था डिक्टेटर? नेपोलियन बना था ना, ये पढ़ेंगे। तीसरा अपना होता है डेमोक्रेसी। अब की बार मोदी सरकार, कौन से मोदी भैया? मोदी भैया वो हैं जिनको हम चुन के भेजें, और चुन के किसको भेजा है हमने? मोदी को। तो डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। याद करो वहाँ वाली डेफिनेशन, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। बनाया लोगों ने अपने लिए और अपने कामों के लिए, तो वो डेमोक्रेसी होता है। रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कौन चुनता है अपने राजा को? लोग चुनते हैं। अब बात करते हैं, पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया एबॉलिशमेंट ऑफ टैक्स। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा राइट टू इक्वालिटी, मतलब बराबर बराबर। फ्रांस का हर व्यक्ति क्या है? बराबर है, ना कोई ज़्यादा ना कोई कम।
तीसरा पॉइंट है राइट टू वोट। अच्छा सर एक चीज़ बताओ, मोनार्की सिस्टम में वोट का मतलब क्या हुआ था? अच्छा सारे के सारे जो क्वालिटी डिसीजंस होते हैं ना, वो किंग कभी नहीं लेता। सारे के सारे जो जितने भी निर्णय होते हैं क्या करता है, उसमें देखा होगा आपने, इधर लाइन से उधर लाइन से क्या बैठा हुआ, उनके मिनिस्टर बैठे हैं। वो किस बात की सैलरी लेते हैं? वो इस बात की सैलरी लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प करेंगे, मतलब निर्णय लेने की पावर उनको देंगे। और इसी को कहते हैं राइट टू वोट। और वोट अब लोग चाहते थे कि पूरे देश को वोट मिले और पूरे देश से जो लोग वो इलेक्ट करे वो जो है वहाँ का किंग बने, या तो वहाँ का प्रेसिडेंट बने या प्राइम मिनिस्टर बने। यहाँ तक बात समझ में आई? अब एक चीज़ बताओ, नॉर्थ कोरिया में, कमेंट में करना आप इस पर, नॉर्थ कोरिया में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? कमेंट में आपको आंसर देना है, बाकी मैं कल आपको बताऊंगा इस पर। अगला आता है राइट टू वोट। कंटिन्यू करते हैं हम। राइट टू वोट में क्या होता था, फिर राजा ने कहा चलो राइट टू वोट मैं दे भी देता हूँ, तो लेकिन वो देगा किसको? देगा सिर्फ अपर कास्ट वालों को, या वो लोग जो अमीर हैं, रईसों को। क्यों? क्योंकि उनको क्या मिलती है? प्रिविलेज बाय बर्थ। मतलब सर राजा के यहाँ पैदा हुए, जमींदार के यहाँ पैदा हुए, तो ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे वो बोला था ना बाल गंगाधर तिलक ने, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूँगा। लेकिन स्वराज का मतलब तो इंडिपेंडेंस। यहाँ पर इंडिपेंडेंस नहीं ले रहे वो, इंडिपेंडेंस से कोई मतलब नहीं सर, उनको चाहिए वोट देना है भाई। हमको वोट देना है का मतलब क्या हुआ? हमको भाई जितनी भी डिसीजन मेकिंग है, चाहे टैक्स बढ़ाओ घटाओ, किस देश से लड़ाई होगी, कहाँ पर क्या आएगा, देश में क्या क्या परचेज करना है, खरीदना है, इन सब में क्या होती है? वोटिंग। और वोटिंग के लिए लोग क्या कह रहे थे? एडुकेटेड मिडिल क्लास कहते थे सबको दिया, हमको क्यों नहीं दिया भाई? हमको भी दो। और क्यों दो? क्योंकि हम हैं पढ़े लिखे, इस देश में पैसा किसका लग रहा है? हमारा भी लग रहा है। तो पढ़े लिखे लोग क्या मांगेंगे? वोट मांगेंगे। और किस बात के लिए? लेकिन जब वोट इनको मिला तो उस समय क्या था, क्या वोट सबको दे दिया जाए? क्या लगता है क्या किया होगा उन्होंने? सबको वोट दे दिया होगा। हाँ भाई तुम हो, एक वोट तुम्हारा, एक वोट दुकान वाला, लो भाई वोट लो। ऐसे तो नहीं है राइट टू वोट सबको दे देंगे कि भाई। इन्होंने क्या किया? लैंड ऑनर्स को दिया या प्रॉपर्टी होल्डर्स को दिया। जो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा 3 दिन की सैलरी 3 डेज, एटलीस्ट 3 डेज पे जो है दान करता था। दान का मतलब क्या हुआ? टैक्स के रूप में दे दो सर गवर्नमेंट को, उसको क्या देंगे? राइट टू वोट। राइट टू वोट। अच्छा एज लिमिट भी होती है हमारे देश में, कितनी है याद है? हमारे देश में है 18 साल है। और यहाँ पर ये आगे जब रखी जाएगी, कितनी रखेंगे? 21, मतलब 21 साल। अब यहाँ तक तो पढ़ लिया। अच्छा पूरा का पूरा भाई समझ में आ रहा है, वाह बहुत समझदार लोग हैं हम सब। लेकिन लास्ट पॉइंट है राइट टू एजुकेशन। ये क्या होता है सर? पढ़े लिखे लोग कहेंगे राइट टू एजुकेशन हमको दो। नहीं सर, पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है ये किसके लिए है? एवरीवन हैव राइट टू एजुकेशन। चाहे वो आम आदमी हो, चाहे किसान हो, चाहे राजा हो, चाहे उसकी प्रजा हो, कोई भी हो, पढ़ना तो भाई सबको पढ़ाओ। ये था राइट टू एजुकेशन। क्यों? क्योंकि इन्होंने झेला था इस पेन को, ये पेन इन्होंने देखा था। बेचारों क्या करते थे, खेतों में उनके माँ बाप काम करते थे और काम करने के बाद किसी तरह उनको पढ़ा देते थे और राजा से मिन्नतें करते थे कि महाराज मेरे लड़के को पढ़ने दो, बहुत अच्छा पढ़ने में है। तो ये मिन्नतें वाला हिसाब ना लोग ख़त्म करना चाहते थे कि भाई राजा के पास बार बार गिड़गिड़ाने से अच्छा है कि हम क्या मांग ले राजा से? राइट टू एजुकेशन। और ये उनकी पूरी की पूरी डिमांड थी और इसी के लिए उन्होंने सारा का सारा ये फ्रेंच रेवोल्यूशन किया था। पिछले साल हमने पढ़ा था लेकिन उतनी डिटेलिंग में नहीं पढ़ा था। और दूसरी बात क्या थी कि पिछले साल हमको जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा कम दिया था, इस साल हमको डिटेलिंग में दिया है। अगर आप बुक
का पोर्शन उठाओगे, बुक में एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो आप देखोगे पहले टॉपिक में आपको हिस्ट्री पूरी की पूरी क्या बताई है। फर्स्ट टॉपिक में ये चीज़ें जो है ना ये नहीं बताई है। फर्स्ट टॉपिक में क्या करा है, बीच में से स्टार्ट किया है, लेकिन हमको क्या करना है, स्टार्टिंग से समझना है, हम बीच में से नहीं सीख सकते। तो इसीलिए स्टार्टिंग से हमने 1750 से चालू किया, जब राजा बना था लुई 16 और उसका ट्रेजर क्या हुआ था, एम्प्टी हो गया था, टैक्स भाई बढ़ा दिए थे। और फिर उसके बाद में लोगों से कहा था भाई टैक्स दो, लोगों ने कहा किस बात के लिए, कर्जा तुम्हारे बाप दादाओं ने लिया है, टैक्स हम चुकाएंगे, ऐसा तो नहीं होता भाई। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई अब तो मैं टैक्स बढ़ाऊंगा, राजा हूँ। तो लोगों ने कहा राजा होगा अपने घर का होगा भाई, वो ऋतिक रोशन का डायलॉग है ना एक, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वो वाला डायलॉग मारा लोगों ने लुई 16 को। लुई 16 ने कहा अच्छा सुपर 30 देखते आए हो लग रहा है। अब उसने क्या करा, टैक्स तो बढ़ा दिया, लोगों ने कहा कोई बात नहीं बढ़ा दे भाई, हम लोगों को खड़ा करेंगे। और हमारी तरफ से हमारा वकील कौन है, वकील है एजुकेटेड मिडिल क्लास। और एजुकेटेड मिडिल क्लास में कौन कौन आता था, एजुकेटेड मिडिल क्लास में आपके आते थे कौन, ये चीज़ आपको याद रखनी है, टीचर्स और आर्टिशियंस, डॉक्टर्स और मर्चेंट्स, ये हैं अपने एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग, जो क्या हैं, जो किसान परिवार से थे, पढ़ लिए, पढ़ने के बाद में डिग्री आ गई बेचारों के पास में, डिग्री आ गई, लेकिन डिग्री लेके जगह जगह घूमे, कुछ मिला नहीं। क्यों, क्योंकि वो कहाँ से थे, वो थर्ड लेवल से थे, थर्ड क्लास से थे। और जब थर्ड क्लास से थे, थर्ड क्लास का मतलब ये नहीं है कि डिग्री में थर्ड क्लास से थे, थर्ड क्लास मतलब कॉमनर्स थे। और उन्होंने क्या हुआ, पावर उनके पास थी नहीं, लेकिन उन्होंने क्या बोला, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन, और कॉमन मैन की ताकत दिखाएगा तेरा भाई, और ये सारे चीज़ लेके आएगा। अब यहाँ तक का सिनेरियो पूरा का पूरा मान के चलते हैं हम, समझ में आ गया और आ भी गया होगा। लेकिन सर एक चीज़ बताओ, यहाँ से आपने बताया लुई 16 था, ये हुआ, हटा दिया गया, इसका हुआ क्या, किसी को याद है लुई 16 का हुआ क्या था? अब लुई 16 का हुआ क्या था, स्टोरी में आएगा ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आएगा, लुई 1715 से लेके 1789 तक, जिसमें हम कहते हैं फ्रांस रेवोल्यूशन यही हुआ था भाई। फ्रांस की क्रांति कब हुई, 1789 में। लुई 16 को बोला गया चलो तुम राजा नहीं रहोगे। अब लुई 16 ने कहा चलो ठीक है, लेकिन ये बंदा मानने वाला था। राजा क्या होता है, यहाँ से तेज, और यहाँ से ये बंदा तेज था। इसने कहा कोई बात नहीं, मेरे को थोड़ी मारा है लोगों ने, मैं क्या करूँगा, लोगों इनके खिलाफ में क्या करेगा, वो रिवॉल्ट कर जाएगा, कहेगा भाई पड़ोसी देश आओ, पर्शिया वाले आओ, पेरिस वाले आओ, क्या करोगे आप, मेरे को मदद दो, मदद दो, मैं दोबारा मोनार्की में आ जाऊं। अगर आज मेरी कुर्सी हटी तो एक बात ध्यान रखना, अगली बारी तुम्हारी होगी। तो ये बात सुन के और राजा भी घबरा गए, भाई वहाँ डिमांड कर रहे हैं, यहाँ भी डिमांड कर जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, सपोर्ट कर दिया राजा को। लुई 16 भाई साहब को कहा चलो कोई नहीं, तो भाई तेरी मदद करेगा, तेरे राज्य को छुड़वाएंगे हम लोगों से, लेकिन छूटने वाला था नहीं। अब इस बात का पता किसको चल गया था, याद करो क्या बनी थी हमारी नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली बनी थी ना, ये बात का पता उनको लग गया। कहता साजिश रखता है, गद्दार है का, ये क्या बन गया, लुई 16 बन गया गद्दार। और गद्दार जब बन गया तो क्या बना ये बेचारा, इसने और देशों को कहा मेरी मदद करो। नेशनल असेंबली ने देखा लुई 16 क्या बन गए, गद्दार बन गए भाई, ये तो गद्दार बन गए। अब क्या करेंगे, लुई 16 को हम छोड़ेंगे नहीं। तो अब ये नेशनल असेंबली वाले राजा बन गए थे 1789 को, तो इन्होंने कहा करना कुछ नहीं है, अब क्या करेंगे हम लुई 16 को और उसकी वाइफ को, जिसका नाम था मैरिया एंटोनिएट, इसको क्या करेंगे, दोनों का सर कलम कर देंगे।
बीच चौराहे पे, जिसको गॉलिटिन कहते थे। याद करो हमने 9th में पढ़ा था, गॉलिटिन कहते थे। और यहाँ से लुईस 16 को क्या करा इन्होंने, ख़त्म ही कर दिया सर। और क्या कर सकते थे, गॉलिटिन दे दिया, लुईस 16 यहाँ से ख़त्म हो गया। इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा फेज पढ़ेंगे कि फेज कहाँ से स्टार्ट हुआ है। फेज हमारा स्टार्ट हुआ है 1750 से लेके अभी तक हमने जो पढ़ा वो इंट्रोडक्शन है। अभी हमने पूरा डिटेलिंग में इसको पढ़ तो लिया, लेकिन क्या है, ये एक हम सिनेरियो चार्ट बनाते चल रहे हैं कि डेट बाय डेट हम रिवाइज करते जाएं कॉन्सेप्ट को। अगर डेट से हम याद रखेंगे तो हमको बहुत अच्छे से याद होगा। हम पहले कहाँ गए, 1750 में। 50 में जाने के बाद हमने देखा फ्रांस रेवोल्यूशन होने वाला था। किस बात के लिए हुआ था, 1750 में एक नया राजा आया था, कौन, लुईस 16। फिर हमने देखा कि इनको लगे इतने साल किसके लिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन करने के लिए। और फ्रेंच रेवोल्यूशन इन्होंने किया राजा के खिलाफ। तो यहाँ से आएंगे कहाँ, 1789 को। और 1789 के बाद कहाँ जाएंगे, फिर जाएंगे 1815 को, 15 को। 15 से कहाँ जाएंगे, 1830। और 1830 से जाएंगे 1845, फिर लास्ट में 1848 तक। तो ये पूरा अपना सीक्वेंस बनेगा 1750, 1789, 1815, 1830, 1845 और 1848। ये आपका पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक दोनों ख़त्म इसमें हो जाएगा। लेकिन बस एक नेपोलियन का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने के बाद में और ट्रीटी ऑफ वियना पढ़ाने के बाद में ये आपका पूरा सिनेरियो फर्स्ट और सेकंड का हो जाएगा। अच्छा, वर्ड नेशनलिज्म की डेफिनेशन 1 मार्क्स में आ सकती है कि नेशनलिज्म होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था नेशनलिज्म होता है देशभक्ति या नेशनल फीलिंग, किसके लिए, अपने देश के लिए। तो नेशनलिज्म का मतलब आप यही समझना कि अपनी लैंग्वेज होनी चाहिए, अपना कल्चर लोगों का हो, ट्रेडिशन हो, और ये जो है नेशनलिज्म में आएगा। अच्छा, अब देखते हैं, शुरुआत करी, यहाँ तक आए। टैक्स कौन देता था, पीजेंट लोग, 600 वाली वो कहानी, यहाँ तक तो आ गए। राइट, एबोलिशमेंट ऑफ टैक्स, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, ये सब सारा चीज़ हमें चाहिए। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आएगी क्या ये लोग जो आए हैं बन के नेशनल असेंबली, क्या हमारी डिमांड फुलफ़िल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सोच के देखिए। नेशनल असेंबली वाले हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ होते हैं जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन का मतलब हर 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या होते हैं, जनरल इलेक्शन। मोदी सरकार पसंद आई तो ठीक, नहीं तो बदलो जी। और नेशनल असेंबली आई तो लोगों को लगा भाई हमारे लिए क्या है, होप, और होप होती है सबसे बड़ी तोप। और ये नेशनल असेंबली क्या आई, नेशनल असेंबली यही देख के आई कि भाई नेशनल असेंबली आ गई है, ये हमारे हित की बात करेगी, करी होगी बात, पढ़ेंगे आगे। धन्यवाद आज के लिए।